एक्सट्रीम कॉमर्स सीरियसली यार ये स्कैमर्स का ना गढ़ है। इसने इनिशियली क्या प्रॉमिस किया था, आपकी जो मेन इन्वेस्टमेंट है जो हमारे साथ करेंगे वो सिक्योर होगी। मंथली जो है वो 6 से 12% था। उमर फारूक जो है ना उसने बिल्कुल ये अच्छा काम नहीं किया। अरकम चीमा जो है वो लोगों को बता रहा है क्रिप्टो एक्स जो है बहुत अच्छा है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट की। हाफिज अहमद ने सनी अली के साथ भी कोई बहुत बड़ा कोई चूना लगाया, एक एलीट इन्वेस्टर के साथ अलहदा कोई चूना लगाया। हाफिज अहमद को जानता कौन था? हाफिज अहमद की स्टोरी हर सेमिनार पे जाके बताई गई है। आपने जो है सांप पाला था। अमेज़न जो है ना वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती, आपकी अपना एक वेब फ्रंट होना चाहिए, उधर से आपने सेल्स जनरेट करनी चाहिए। गपशप प्रो मैक्स में आपको खुश आमदीद। एक नया जो है हमने क्रिप्टो रिलेटेड हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। उसके पहले गेस्ट हैं रबील जाहिद। रबील जाहिद जो हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्कैम का शिकार हुए हैं। इन्होंने क्रिप्टो एक्स नामी शख्स, एक बंदा था अपने आप को क्रिप्टो एक्स कहलाता था, असल में उसका नाम था उमर फारूक। उसने इनको जो है 10% का कहा था, कोई 7 to 10% के करीब ना लोगों को उसने लालच दिया कि मैं आपको जो है वो इतने परसेंट ना आपको मंथली दूंगा। तो बहुत सारे लोग ई कॉमर्स के लोग जो हैं वो इसका शिकार हुए और इसी सिलसिले में हमने जो है रबील जाहिद साहब से जो है वो पूरी हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है कि उसने किस किस तरीके से जो है वो लोगों को फंसाया और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि आधा 50% ब्लेम जो है मैं इसको उमर फारूक को दे रहा हूँ और 50% वो लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इसको प्रमोट किया। जी रबील भाई, क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक, वैसे भी आप बताएं, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी रबील भाई, ये आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें लोगों को ना, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कि आपकी क्या फील्ड है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रबील जाहिद है, मैं लाहौर से हूँ और मैं पिछले 4 साल से अमेज़न प्राइवेट लेबल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और तकरीबन कोई लास्ट ईयर आई थिंक 2023 में फेब में मैंने जो है वो उमर फारूक को रीच आउट किया था फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। और ये इस वजह से रीच आउट किया था कि मैंने अपने कोई इन्फ्लुएंसर्स थे जिसमें आपका ई कॉमर्स इंडस्ट्री के फेमस लोग थे, जिसमें रजी भाई थे, अरकम वगैरह थे, उज़ैफ़ा अली था। मतलब मैंने इनकी पोस्ट देखी थी, इनसे मैंने कहा इंस्पायर हुआ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने पोस्ट किया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया। जी, इसने इनिशियली क्या प्रॉमिस किया था, किस तरीके से इसने लोगों को जो है वो ल्योर किया इस स्कैम में? अच्छा, इनिशियली जो है इसने ये कहा था कि आपकी जो मेन इन्वेस्टमेंट है जो हमारे साथ करेंगे वो सिक्योर होगी, 100% सिक्योर होगी। बिल्कुल। और ये कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन था। और देन उसने ये कहा था कि मंथली जो है वो 6 से 12% था। देन फिर रिसेंटली चेंज हो गया जी 7 से 10% हो गया। जो भी इसने हर बंदे के साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किया था कि परसेंटेज का कि इतनी मिनिमम होगी, इतनी मैक्सिमम होगी। अच्छा, आपने मुलाकात नहीं की इससे उमर फारूक से? मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, फिजिकली आपकी मुलाकात नहीं हुई। आपका तारुफ किसके थ्रू हुआ ये कि भी एग्जिस्ट कर रहा है ये बंदा? अच्छा, ये एक तो फेसबुक पे, मतलब जैसे हम ई कॉमर्स कम्युनिटी के लोग थे, जिस तरह रजी भाई थे, इसी तरह जो है वो अरकम चीमा था और उज़ैफ़ा अली था। मैंने इनकी पोस्ट देखी थी क्योंकि उज़ैफ़ा अली पीपीसी शार्क वाला लड़का। अच्छा, मतलब इन लोगों को मैं पर्सनली जानता था और मुझे पता था कि इंडस्ट्री के ट्रस्टेड लोग हैं जो कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो नहीं दे सकते हैं डेफिनेटली। और 90% वो लोगों ने जो है ना इन्हीं पे ट्रस्ट करके उसके साथ इन्वेस्टमेंट की थी, इन्हीं की पोस्ट। अच्छा, यानी कि वो खुद कुछ नहीं था उमर फारूक, उसने ई कॉमर्स के इन्फ्लुएंशियल लोगों को टारगेट किया, उनको लालच दिया और वो फंस गए, बाकी फंस गए। Exactly. इस तरीके से हुआ है ना कि वो, यानी कि इसमें ई कॉमर्स के इन्फ्लुएंसर्स भी इसमें इक्वली गिल्टी हैं। इसमें 50% ब्लेम उन लोगों को जाता है जिन्होंने इसको उमर फारूक को प्रमोट किया और 50% कसूर इसका उमर फारूक का है। Exactly, बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि उमर फारूक को पे ट्रस्ट कौन करता? उमर फारूक पे ट्रस्ट कौन करता? और मैं देख रहा हूँ 2022 में कि है एवरीवन आई एम इन्वेस्टिंग ऑल माय पोर्टफोलियो। हाँ, और मैं उमर फारूक के कहने पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, उमर फारूक के पास मेरे पैसे मौजूद हैं, वो मुझे प्रॉफिट दे रहा है। इस तरीके की मैंने कई पोस्टें ई कॉमर्स इन्फ्लुएंसर के थ्रू दी। फीमेल्स भी थी, मैं फीमेल्स का नाम नहीं लूँगा, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फीमेल्स भी इस कार्य खैर में उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला और फंस गए लोग। और टिपिकली उन्होंने जो इन्फ्लुएंशियल फीमेल्स थी ना, जिनकी काफ़ी फॉलोइंग थी, वही सेम सिनेरियो के ई कॉमर्स वाले इन्फ्लुएंशियल जो लोग थे, फीमेल्स की डबल, वो 2 से 3 गुना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साबित होती हैं। Exactly, हाँ जी। तो आप देखें ये सज्जे खब्बे फिर इसमें लोगों का नुकसान करवा गए। ये जो सनी अली के जो थे सज्जे खब्बे, सैड टू से, ठीक है, जो चोटी के सज्जे खब्बे थे जिन्होंने उधर से भी बेनिफिट लिया, इधर से भी बेनिफिट लेके आपको जो है वो थूक लगा के चले गए।
एग्जैक्टली ऐसे ही है, ये तो गेम से आउट हो गए थे, मतलब ये रजी भाई ने वो कह रहा था वो ग्रुप में आके जो है, एक तो उसमें पता नहीं क्या बड़ा कोई गुरूर है उस शख्स में, ठीक है, बड़ा आकड़ है, अभी किस चीज की आकड़, हाँ अजीब एटम है। लेकिन बहरहाल ग्रुप में आके जो है वो शुरू हो गया कि मैं अपने पैसे निकाल लिए, ये करके बड़े अजीबो गरीब से ना उसने जवाब दिए। फिर इसके अलावा अरकम चीमा, भाई अरकम चीमा जो है वो लोगों को बता रहा है कि क्रिप्टो एक्स जो है बहुत अच्छा है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट की, भी वो उसने तो आपको यूज़ किया। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इस चीज़ में ना, मैं फिर भी एक कह लें हम थोड़ी सी लिबर्टी ले जाते हैं कि वो इसमें जो है ना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उनको नहीं पता था, उनको यही था कि क्रिप्टो में शायद वो उमर फारूक की ट्रेडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कि वो 10% जो है ना वो निकाल के दे सकता है। यार ये बहुत क्रिप्टो जैसी वोलेटाइल मार्केट में 10% स्टेबल, ये इट्स अ बुलशिट यार। ठीक है, ये इतनी अजीब सी बात है ना। आप फॉरेक्स में नहीं 10% का आप लोगों को कह सकते कि मैं हर जो है मंथ में 10% बना के जाऊंगा। यार क्रिप्टो में 10%, किसी को 6% का है, किसी को 7% का है, बेस्ड ऑन, ठीक है, उसकी सिचुएशन। इन्फ्लुएंसर्स को इसने ज़्यादा इसने परसेंटेज ऑफर की है। इन्फ्लुएंसर्स आराम से मज़े से अपना पैसा निकाल के चले गए हैं और आप जैसे लोग जो हैं वो बीच में फंस गए हैं। तो यही मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ है। तो उमर फारूक, ये सारा सिनेरियो, आपने इन्वेस्टमेंट कब की थी और फिर कब उमर फारूक ने जो है ये हरकत की है, ये बताएं। यार मैंने इन्वेस्टमेंट जो आई थिंक फेब या मार्च में की थी 2023 के। अच्छा, 2023 के मार्च में। अच्छा, आपने ये जो इन्वेस्टमेंट इसको दी थी उमर फारूक को, ये आपने बैंक ट्रांसफर के थ्रू की थी या आपने इसको डॉलर ही दिए थे? बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर के थ्रू उमर फारूक को आपने कितनी अमाउंट भेजी थी? तकरीबन पाकिस्तानी जो है वो कोई 23 से 24 लाख बनते हैं। अच्छा, 23 से 24 लाख आपने उसको बैंक ट्रांसफर किया है, तो यानी कि आपके पास प्रूफ है। तो वो आपको ये उसने क्या बताया कि इसने जो है कोई स्कैम हुआ है उसके साथ, ही क्या हुआ, क्या मामला हुआ है, वो क्या बहाना वो लगा रहा है? उसने ये कहा था कि मैंने जो है वो ट्रेडिंग की है, हाँ। उसमें जो है वो मेरे सारे पैसे डूब गए। अच्छा, अब उसने हमें, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था ना उस पे ये था फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल। और इसमें ये भी था कॉन्ट्रैक्ट में कि डेफिनेटली हमें पता है कि क्रिप्टो एक स्टेबल मार्केट नहीं है। उसमें ये भी था कि हो सकता है साल में 2 से 3 महीने जो है ना वो प्रॉफिट ना आए। अच्छा, 2 से 3 महीने प्रॉफिट ना आए, और वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था कि ठीक है 2 से 3 महीने नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेटली कई महीने अच्छी मार्केट जाती है, कहीं नहीं अच्छी जाती है, लेकिन उसके अलावा जो है बाकी 9 मंथ जितने भी मंथ हैं उसमें जो है वो हमारे साथ ये प्रॉफिट शेयर करेगा। और उसकी भी एक सर्टेन परसेंटेज नहीं थी कि 10% ही करेगा। मोस्टली इसने शुरू में जो है वो कोई 8-9% गया, उसके बाद बिल्कुल ही 6% पे ले गया। अच्छा, इस तरह ही करता था हम। तो यानी कि इसने बड़े बारीक तरीके से कार्रवाई की है और लोगों को कहा है कि स्पॉट इस्लामिक मैं करता हूँ सारा। हाँ, कहता मैं तो स्पॉट हूँ। हाँ, लेकिन बाद में लोगों को ये कहने लग गया कि मैं फ्यूचर के थ्रू जो है सारा पोर्टफोलियो जो है वो आधा हुआ है। और इसने कोई अकाउंट नहीं दिखाया ना, कह रहा हैक भी हो गया, इसने हैक भी कहा था। इसने बीच में जो है ना वो अब फिल्में तो बहुत चलाई हैं सबके साथ। अच्छा। ठीक है ना, झूठ तो सबके साथ बोला है डेफिनेटली, मतलब पता चल जाता है ना आपका एक बंदे आपके साथ बात कर रहा है वो किस तरह बात कर रहा है आपसे। अच्छा। अगर आपका लॉस हुआ हो ना, मैं तो सब कुछ खोल के रख दूं सामने, भाई ये देखो ये लॉस हो गया खत्म, ठीक है ना, लॉस हो गया खत्म। लेकिन अगर आप सबके साथ कह रहे हो जी मैंने गुस्से में आके अकाउंट डिलीट कर दिया था, लॉस हुआ, मैंने गुस्से में आके अकाउंट डिलीट कर दिया अपना, तो अच्छा, ये भी उसने कहा गुस्से में आके अकाउंट डिलीट कर दिया। मतलब जिसमें मैंने ट्रेडिंग की थी, मुझे लॉस हुआ, मैंने गुस्से में आके अकाउंट डिलीट कर दिया। यानी कि हर बात कोई नई बात आपको ना सुनने को मिलेगी, यानी कि वो बंदा झूठा है। ये 100% लिटमस टेस्ट हो चुका है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, पैसे उसी के पास हैं। और उसने कोई डॉक्यूमेंट भी भेजा था कि वो उसमें उसने स्क्रीनशॉट लगाया था लिक्विडेशन। वर्सन में ऐसे हजारों स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप से भी मिल जाएंगे, इंटरनेट से भी मिल जाएंगे, उसका तो कोई वो नहीं था। अच्छा, टोटल इसने कितने इन्वेस्टर थे उमर फारूक के जो शिकार हुए इस स्कीम का? जितना मुझे पता है ना, और जितना हमने ये जो स्कैम हुआ था उसके बाद हमने ग्रुप बनाया था, जब इसने कहा था जी कि मैं बैंकक्रप्ट हो गया, हाँ जी, उसके बाद जो ग्रुप बनाया था हमने, तो उसमें अराउंड 50 to 60 इन्वेस्टर्स थे। हम ले जाते हैं 100 होंगे, एटलीस्ट 100 होंगे टेक्निकली, कि अगर 50-60 ऐड हैं तो इससे ज़्यादा अमाउंट क्या पता बाहर जो है वो हो। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो शख्स है
ये किस तरीके से इस बंदे ने जो है वो इसका प्लान क्या हो सकता है आपके ख्याल से? क्या ये बुल मार्केट में कमाई के बाद आपको रिटर्न भी तो कर सकता है उमर फारूक? अच्छा देखें, रिटर्न करने को तो अभी भी ये कर सकता है रिटर्न, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो इसके पास है। ठीक है, सारी ना हो एटलीस्ट, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई 100% ही लॉस कर दे इन्वेस्टमेंट। जितनी भी इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न करने को ये रिटर्न तो कर सकते हैं। और इनिशियली जब ये हुआ था ना, इसने आई थिंक 28 मार्च था जब इसने जो कहा था कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, तो मैं जो है वो अब साल बाद या 1.5 साल बाद जाके इन्वेस्टमेंट। यार वो सबसे आसान काम ये है, अपने पोर्टफोलियो शो करे। आप अपने लॉस का जो है वो लाइव आके जूम का सेशन करके अपना पोर्टफोलियो आप दिखा दें कि मैंने लॉस किया, तो हमें करार आ जाएगा यार लॉस कर लिया, हम सुकून से ठंडे बैठ जाएंगे। और मेरे यार अपने यार दोस्त वो उन्होंने भी इस फजूल किस्म की ना स्कीम में जो है वो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। वो अब अल्लाह पाक ने उनको भी बढ़ा दिया, लेकिन वो एक अमाउंट है $10,000 जो है वो एक अच्छी खासी एक अमाउंट है ना यार। कोई बंदा जो $1,000 नहीं देता आजकल के दौर में, वो $10,000 का उन्होंने लॉस कर दिया बैठे बैठाए मजाक में। और मेरे से भी मशवरा नहीं लिया, मैंने उनसे शदीद शिकवा किया कि भी मेरे से पूछ तो लेते ना, मैं क्रिप्टो कर रहा हूँ, जलील हो रहा हूँ। 2022 का मैंने बदतरीन साल देखा है। आपके पैसे जो हैं वो लाख रुपया आप लगा रहे थे, वो सिफर हो रहा था। इतनी खतरनाक मार्केट थी, स्पॉट की, फ्यूचर की बात नहीं मैं कर रहा, ल्यूना कॉइन का जो क्रैश हुआ था। तो इस किस्म के मामले हमने देखे हैं। मैं हैरान हो गया हूँ कि भाई वो 10% एक स्टेबल प्रॉफिट दे रहा है क्रिप्टो में। अजीब यार, फनकार किस्म के लोग आ गए मार्केट में। आगे ये मैं पॉडकास्ट करने का मकसद यही है कि आगे कितने ज़्यादा स्कैम्स होने वाले हैं। ये नेक्स्ट बुल मार्केट जो आ रही है ये 2025 में एक्सपेक्टेड है कि फुल पागलपना इसका क्रिप्टो का शुरू होगा। अभी भी काफ़ी पंप कर गई है, 99,000 टच करके आया बिटकॉइन, लेकिन असल पागलपना ना इसका नेक्स्ट ईयर होना है। उसके लिए मैं पहले से ही लोगों को जो है वो अपनी कैपेसिटी में मैं जो करना चाह रहा हूँ कि इस तरह के उमर फारूक के जो कैरेक्टर्स हैं ना टाइप के, वो आएंगे और वो लोगों को लूटेंगे। और बहुत सारे मार्केट में आ गए, बहुत सारे जो हैं वो पॉडकास्ट ही करके ना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई सिग्नल ग्रुप्स बेच रहे हैं, कोई इस तरह का बेच रहे हैं मंजन। भाई सिग्नल ग्रुप का क्या तुक्का है? जब आपकी अपनी ट्रेडिंग स्किल इतनी अच्छी है, आप क्यों सिग्नल ग्रुप बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि ये स्टेबल प्रॉफिट है। आप हर एक से 20-20, 50-50, $100 लें, 1000 बंदे इकट्ठे कर लें, उसको मल्टीप्लाई कर लें, बगैर ट्रेडिंग के आप बैठे बैठाए आप करोड़पति बन गए इस स्कीम के थ्रू। तो ये इतना ज़्यादा ये हो गया मामला, क्रिप्टो की स्कैमिंग इतनी ज़्यादा हो गई, मुझे समझ नहीं लग रही कि हमारे मुस्तकबिल में बच्चों के साथ होगा क्या। हर बंदा आएगा, हर बंदा मुंह उठा के जो है वो लोगों को जो है ऐसे बेवकूफ़ बना के चले जाएगा। तो मुझे ये बताएं रबील भाई कि उमर फारूक ने टोटल जो है वो कितनी अमाउंट जो है उसका स्कैम किया है, एग्जैक्ट अमाउंट जो अंदाजन। अच्छा, जितनी अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी ना अकॉर्डिंग टू जितने इन्वेस्टर हमारे ग्रुप में आए थे, जो कि अभी 100% नहीं थे लोग, लेकिन हमने जो अमाउंट कैलकुलेट की थी वो अराउंड 600 to 700 के डॉलर्स बन रही थी, मतलब $7 लाख बन रही थी। $7 लाख को मैं अब मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 लाख अब तो लिखा भी नहीं जा रहा, 285। हाँ जी, ये तकरीबन अब तो मुझे ज़ीरो भी नहीं गिने जा रहे, कह लें कि 19 करोड़ 20 करोड़ के करीब इस बंदे ने वो मार्केट से लेके शॉर्ट हो गया ये शख्स। और ये वो हैं जो हमने कैलकुलेट की हैं। अभी कई ऐसे भी हैं जिन्होंने जो बता नहीं, लगभग 10 सीधा मजाक से 25 से 30 करोड़ इसने उठाया होगा। कोई मसला ही नहीं इस बंदे के लिए। और यार मुझे समझ नहीं आती कि ये जो इन्फ्लुएंसर बने फिरते हैं, ये इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को। इन्होंने प्रमोट किया, इन्होंने जो है वो मिसयूज़ किया ना अपनी अथॉरिटी का, और ऐसे हैं सॉरी भी नहीं करते, दुम दबा के बैठे हुए हैं। ऐसे ही है। आप सॉरी करें ना कि भाई हमने, वो कहते हैं कि हमने निकाल लिए पैसे। ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आपने अपना सारा पोर्टफोलियो जो है वो, रजी कहता कि मैंने तो जो है वो मेरे वॉलेट पे ही वो ट्रेडिंग करता था, मैं उसको एक्सेस दे देता था एनी डेस्क की। तो कह रहा था कि रजी ने भी कहा था कि मेरे अकाउंट से पैसे निकालना शुरू कर दिए, तो मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया था, पता इस तरह भी कुछ हुआ था। अच्छा, मेरे अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहा था तो वहां से पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिए थे उसने। तो मैंने तो उसका हक नहीं बनता बाकियों को बताने का। मतलब वो स्कैम करी जा रहा था। तो रजी साहब बताते हैं ना सोशल मीडिया पे जाके, पहले तो तारीफों में 10% दे रहा है, तारीफों की बारी तो बहुत ज्यादा वो उछल के छलांगे मार रहे हैं कि 10% दे रहा है। जब वो इस तरह की चोरियां करने लग गया, लोगों को बताना तो चाहिए था उसे। यार यही है यार एक्सट्रीम कॉमर्स, सीरियसली यार ये स्कैमर्स का ना गढ़ है, सैडली। ठीक है, ये बड़ी तकलीफ से ये मैं 2-3 साल जो भी मैंने सुना है ना, जो भी इनका बड़ा एक्सट्रीम कॉमर्स का हो गया, इनेबलर्स का हो गया,
एक दो चार अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मेजोरिटी यार इस तरह की ना ये वारदातें करते हैं, वारदाती हैं सारे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मेनली यार उमर फारूक जो है ना, उसने बिल्कुल ये अच्छा काम नहीं किया। और अब उसने रिकवरी का क्या कोई डेट दी थी उसने दी थी ना डेट उसने। अच्छा। सबसे पहले जो इनिशियली जब हुआ था हाँ। तो उसने कहा था कि मैं जो है अगले कोई 4 से 5 महीने में कुछ ना कुछ अमाउंट रिटर्न करना शुरू कर दूंगा। हाँ जी। उसके बाद ये है कि अच्छा ये भी होता था कि बीच में पहले एक आधा महीना जो है वो कनेक्ट रहा व्हाट्सएप पे ना, सबके ग्रुप में आ गया, कभी ये हो गया। उसके बाद उसने व्हाट्सएप पे अपना बंद कर दिया। मतलब एक तो ऊपर से चोरी की और दूसरा जो है वो गायब हो गया चोरी करके। अच्छा ये देखिए, मैं अब ऐलान कर रहा हूँ कि किसी को भी उमर फारूक नजर आ गया ना, ये ऐलान कर रहा हूँ, किसी को भी उमर फारूक नजर आया तो वो उसने ना हमें इतला करनी है और हम उसको ना बड़ा जबरदस्त किस्म का ना इनाम देंगे। किसी भी जगह से, चाहे बहावलपुर हो गया, रहीम यार खान है वो पंजाब में, तो कहीं से भी कोई किसी को कोई इसकी इंफॉर्मेशन मिले ना हमें दे, हम उसको ना अच्छा खासा ठीक ठाक इनाम देंगे। ठीक है, सही है। तो ये मुझे बताएं कि रबील भाई, अब आप लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे? इतना आपने सेटबैक देखा इस मामले में, तो आप लोगों को क्या कहेंगे? किस पे ट्रस्ट करें इंसान? अपने आप पे ट्रस्ट करें। अगर आपने पैसे अपने लगाने भी हैं ना तो अपने हाथ से ही लगाएं। अगर एटलीस्ट आपके पैसे चले भी जाते हैं ना तो आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। कल को आप रिकवर भी कर लेंगे क्योंकि आपने अपने हाथ से लगाए होंगे, अपने हाथ से गए होंगे, आपको मार्केट का पता होगा कि मार्केट किस तरह वर्क कर रही है। अच्छा, किसी को देने की बजाय अपने हाथ में जो भी करना है अपने हाथ से करें। आपको क्रिप्टो की समझ थी इससे पहले? नहीं। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी क्रिप्टो की? इनिशियली थोड़ी बहुत, मतलब बिल्कुल समझ ना होने के बराबर। देखें, गलती तो आपकी तरफ से भी है कि एक फील्ड को आपने समझा नहीं है। और इस फील्ड में यार एक आपने ट्रांसफ़र करनी होती, सारी चीज़ें आपके इख्तियार। यूएसडीटी ट्रांसफ़र है, यूएसडीटी ट्रांसफ़र जो होता है वो इतना ख़तरनाक है कि आप किसी अगले बंदे को यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर दें, वो बंदा उस पे है कि वो आपको देता है पेमेंट, आप उसके रहमो करम पे हैं, कोई आप पे केस नहीं हो सकता, बल्कि उल्टा आप तले जाएंगे इस चीज़ पे। ये सैडली हमारे मुल्क में ये हो रहा है। ये अब आपको भी पता है कि ये हम ई कॉमर्स के दौर में रहते हैं, हमें चाहिए डॉलर्स वगैरह, ये चीज़ें पेमेंट्स के ये बड़े इश्यूज हैं। लेकिन मसला ये है कि आपके लिए लीगली जो है ना, आप अगर ये ट्रांसफ़र करते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको इस तरीके से भी किया ट्रांसफ़र, तो वो तो अपना ना कह रहे हैं सारा मामला जो है ना वो उन्होंने वो इदारों तक जा ही नहीं सकते। और उसके अलावा जो है कुछ लोगों ने चेक्स भी लिए हैं इसके साथ, ब्लैंक चेक्स भी इसने दिए हैं उमर फारूक ने, और पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी की है, लेकिन फिर भी वो अब क्या कर सकते हैं, वो पकड़े नहीं जाते। इसकी फैमिली का आपको पता है कोई ट्रेस उमर फारूक की? फैमिली का ऐसा तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इसके फादर का जो है वो बिजनेस है एग्रीकल्चर का, चिनियोट वाली साइड में। अच्छा। और उसके भाई का भी जो है ये किस इलाके का है? कभी फैसलाबाद फिर रहा होता है, कभी चिनियोट कहता है कि मैं कराची का हूँ, है किस जगह? इनिशियली इनका जो है चिनियोट में है, मेन जो इनका एड्रेस है, बाकी जो इनका टेम्परेरी एड्रेस है वो कराची के। अच्छा, चिनियोट से, कराची से, फिर फैसलाबाद से, यानी कि ये खाना बदोश ही हैं, ये शिफ्ट करते रहते हैं कार्रवाई डाल के। यही लग रहा है कि ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला चल रहा है। हाँ, गद्दी नशीन अब नेक्स्ट उमर फारूक हुआ है, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसा स्कैमर इन्होंने पाला हुआ है। ठीक है, और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है ऑनेस्टली जब हमारे मुल्क के नौजवान इस तरह के स्कैम का शिकार होते हैं। मैं बता थक गया हूँ कि भी किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, लेकिन फिर भी लोग स्कैम का शिकार हो जाए। लालच था ना यार। और कौन से लोग थे? कराची के भी सुना अच्छे खासे लोग थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो हमारे पास भी आए थे। पहले बड़े शेर बन रहे थे कि भी ये हो गया वो हो गया, बाद में वो बिल्ली बन के ना भाग गए साथ ही। भी आप में गट्स हैं, एक बंदे ने आपसे पैसे चोरी किए, भी सामने तो आए ना। मैं आपको इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ रबील कि आपने सामने आके आपने बहादुरी से सामना किया। आप वो 100 लोगों के आप वकील बने हुए हैं इस वक्त। बाकी लोग ऐसे बिल्ली बने हुए हैं ना इस मामले में कि बस पता नहीं वो उमर फारूक नाराज़ ना हो जाए, वो फिर कह ना ले कि भाई आप आए थे, आपने आवाज़ उठाई थी, तो वो अब मैं नहीं दे रहा पेमेंट। यही इसी चीज का वो यूज कर रहा है ना। वो आपको उसने क्या कोई धमकियां दी थी? हाँ, मुझे भी कहा था कि अब सोशल मीडिया पे गया उधर से ही पैसे ले लेना, ले लूंगा मैं। उसने क्या तूने पहले छनकना देना है, हाँ पहले तू दे ना बाकियों को, मुझे तब रिग्रेट फील हो। बाकी तुम कहो ना उमर फारूक को तुम बाकियों को दे दो, मेरे भी उनको ही दे दो।
ठीक है, वो फिर देखते हैं वो देता है या नहीं। देने होते तो दे चुका होता, किसी को कुछ नहीं मिला, कोई एक बंदा, क्या पता जो ज्यादा बोल रहा हो, वो जो कराची वाली पार्टियां जो उछल उछल के किक मार रही थी उसे, उमर फारूक को, कि भी इसने ले लिए पैसे, ये कर लिया वो कर लिया, इसको मैंने उठवाना है, क्या पता उनको उसने कर दिया उमर फारूक नहीं दिए, किसी को भी नहीं दिए। अच्छा यार, मुझे समझ नहीं आ रही भी पाकिस्तान में वो मौजूद है और पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, ये मुझे इस चीज़ की समझ नहीं। उसको कोई बड़ी कुव्वतों की प्रोटेक्शन तो नहीं है उसे? सुना तो है कि उसने कुछ किया हुआ, लाजिम बात है, इसके पास पैसा हो, उसने क्या नहीं किया होता, उसने अपने आप भी तो सेफ खेला होगा ना, पैसा तो हमारा लेके भाग गए ना, लेकिन अच्छा। आप उस पैसे का यूज भी तो कर रहे हो। मुझे ये बताओ कि जो इन्फ्लुएंसर थे उन्होंने अपना पैसा जो है, आपने मैंने रज़ी का भी जिक्र किया, उसने तो कहा कि मेरा जो है वो मैं सेपरेट अपना अकाउंट दिया था, वो उसको एक्सेस करता था बस। तो बाकी लोगों ने भी इससे बेनिफिट लिया था, जो अरकम वगैरह और भी 3-4 ये हुज़ैफा वगैरह थे, इन्होंने अपने पैसे निकाल लिए थे या इनके भी डूबे हैं? सबने अपने पैसे निकाल लिए थे। वाह, मोस्टली जितने भी थे ना, इन सब ने अपने पैसे निकाल लिए थे। और ये तब पता चला था कि जब लॉस हुआ था, तब उन्होंने आगे बताया था कि हमने तो 2-3 महीने पहले अपने पैसे निकाल लिए हैं। यार देखें कितने ज़्यादा डिसऑनेस्ट लोग हैं ये भाई। आप उमर फारूक ने अगर ऐसी हरकत कर दी थी, कितने उस 3-4 माह के अंदर कितने लोग इसका शिकार होते हैं। कम से कम ये स्कीम तो पहले एक्सपोज हो जाती ना उसकी, वो ना लूट पाता। कई ऐसे लोग हैं जिनको एक दफ़ा भी प्रॉफिट नहीं मिला। आपको मिला प्रॉफिट कोई? जी जी। कितनी दफ़ा? मेरे ख्याल से मुझे कोई 8-9 महीने तो मिला है। तो 8-9 महीने आपने 23 लाख तो लगा लिए, तो आपके टोटल लॉस कितना हुआ फिर उस लिहाज से? मेरे ख्याल से 9-10 लाख रिकवर हो गया होगा। चलो यार, बहुत शुक्र है, आपके पैसे आपको ही खिला दिए ना उसने। वही बात है ना कि है तो लॉस। ये डबल शाह स्कीम होती है, पिरामिड स्कीम ना, कि 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से आगे 10,000, ये एक पूरा ना एक फॉर्मूला होता है, उसके तहत ना ये स्कीम चलाते हैं, पिरामिड स्कीम। तो जब स्कीम क्रैश करती है तो वो लोग आना, वो स्कीम इस वजह से क्रैश करती है कि अगले नेक्स्ट शिकारी जो है ना वो आना बंद हो जाते हैं। तो ये भी उसने भी इससे मिलती जुलती स्कीम की है, पिरामिड स्कीम। और सैडली ये मुझे कहना पड़ेगा, इसका कोई अब आप कुछ कर नहीं सकते लीगली। मुझे ये बताएं कि अब आप आजकल जो है वो क्या प्राइवेट लेबल कर रहे हैं? जी, प्राइवेट लेबल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, तो प्राइवेट लेबल में आपको क्या पोटेंशियल नज़र आता है? प्राइवेट लेबल एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है या नहीं? मतलब अगर मैं एज अ बिजनेस मॉडल बात करूं तो इसमें फेलियर की रेशियो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अब इसमें वही बंदा सर्वाइव कर सकता है जिसके पास बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, मतलब ये नहीं कि 10-20 हज़ार डॉलर वाले जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, वही है कि 10-20 हज़ार डॉलर वाले सर्वाइव नहीं कर सकते। हमें तो यही कहा जाता था स्मॉल पीएल करो, स्मॉल पीएल करो, अगर पैसे नहीं है बस फिर एक दफ़ा माइक्रो मंगवा लो, अगली दफ़ा नहीं मंगवा पाओगे। अमेज़न कहता है कि भाई आने दो इन्वेंट्री, जाने नहीं देना हमने कुछ भी, ठीक है। इन्वेंट्री आ गई तो सब खा गए अमेज़न, तो यही है ना सीन। तो आपको यानी कि 2-3 इन्वेंट्रियां जो है झोंकनी पड़ेंगी अपने प्राइवेट लेबल को सक्सेसफुल। लेकिन आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए, वो एक अलग इशू है कि आपने जो रैंकिंग बिल्ड की है वो सारी आपकी डिस्ट्रॉय हो गई। आपने कहीं से कोर्स किया था? मैंने मल्टीपल कोर्सेज किए थे। नहीं, ये कोई जो ट्रेनर मंजन सेलर हैं उनसे? मैंने इनिशियली जो है ना बीबीसी देखा था। अच्छा। मतलब इनिशियली क्योंकि बिल्कुल मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोई बाइट के 1-2 कोर्सेज थे वो बाई किए, जिनमें बीबीसी मतलब जो स्पेसिफिक हो जाते हैं, फिर पीपीसी से रिलेटेड, फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, देन इस तरह। आप बोर नहीं है बीबीसी देख के? इनिशियली बीबीसी बहुत छोटा था, ये तो उन्होंने बाद में इतना बड़ा किया है ना। अच्छा। छोटी-छोटी वीडियोस नहीं आती। मेरे ख्याल से अगर नींद ना आ रही हो बंदा बीबीसी देख ले। हाँ, तब ऐसे ही था। हाँ, 2-2 घंटे 3-3 घंटों की जो बात है वो 15-20 मिनट की ना मेन बात होती थी, 2-2 3-3 घंटे वो जो है वो एक्सटेंड कर देते होते थे। ऐसे होता है। हाँ जी, लेकिन फिर भी बीबीसी एक अच्छा एक सिस्टम था, मैं उसकी तारीफ करूंगा। स्टार्ट ये है कि हाँ, जिसने स्टार्ट लिया वहाँ से हाँ, जिस चीज़ पे तारीफ करनी चाहिए ना उस चीज़ पे तारीफ करनी चाहिए बीबीसी, लेकिन वो एक पार्ट ऑफ फनल था। फनल जिस बंदे ने पढ़ा हुआ ना सेल्स फनल, उसको पता है कि बीबीसी क्या था, ठीक है। ये फ्री लोगों की इंफॉर्मेशन ले रहे थे बीबीसी, फिर वो आगे उनको टारगेट कर रहे थे, उनको कन्वर्ट कर रहे थे बूट कैंप में, फिर बूट कैंप से एलीट बना रहे थे, एलीट से वो आगे वो इस तरीके से ना फुल जो है वो उनका पूल फंड्स और जो एलीट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था। तो एक पूरा एक फनल का हिस्सा था। लोग कहते हैं उसने फ्री तो दिया है ना, उसने इसलिए फ्री दिया है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ गेम। लोग बेवकूफ़ों की तरह जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं
वो तो मुल्क का बहुत मुखलिस है, ये है वो है, तो ये मुखलिस नहीं था। देखें वो कारोबारी शख्स है, ही इज अ बिजनेसमैन, उसने बिजनेस पर्पज से देखा है। अब इधर पाकिस्तान आ गए ना, लोगों को पता नहीं क्या एक ना पैट्रियोटिज्म की बवासीर हो जाती है, सॉरी ठीक है फॉर माई लैंग्वेज। इधर आके सब मैंने मुल्क को ये दिया, वो कुछ नहीं दिया भैया, आप पैसे कमाने आए थे। इधर भी दूसरे भी डिसेबलर्स वाले, वो भी मैं मुल्क के लिए, मैं यूके था, मैं मुल्क के लिए इधर आया हूँ मुल्क की खिदमत करने। भैया आप अपने पैसे बनाने आए हैं, ठीक है। इधर ही एक दफ्तर था छोटा सा इनेबलर्स का, अब वो डिफेंस में बैठे हैं, दो इन्होंने बिल्डिंग्स ले ली और कितने इन्होंने स्कूल चेन्स बना लिए इससे, ये 2-3 साल की कमाई में करोड़ों बनाया है इन्होंने, इनेबलर्स ने। एक्सट्रीम कॉमर्स ने तो आपकी उस सोच है जितना बनाया, एक्सट्रीम कॉमर्स ने बाहर के लोगों को जो है ना लूटा है जाके, उसका ओवरसीज का तो आप पूछे ही ना, ओवरसीज का जो हाल हुआ है। ओवरसीज के पैसे थे 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार डॉलर। इधर जो है मोहतरम ने अपने जो लोग हैं 7-7 PL एक मुलाजिम को दिए हैं, 15,000, 20,000, 30,000 की मैक्सिमम नौकरी पे रखा है। इंटर्नीज को यार, इंटर्नीज को 7-7 PL दिए हुए हैं। तो इस तरीके से वो देखो यार, इतनी मैं कहता हूँ कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। वो $600 या $500 ले रहा है पर मंथ, और वो उसको इंटर्नी को 15,000 वाले इंटर्नी को 7-7 जो है उसने प्राइवेट लेबल दिए हैं। तो यार ये किस किस्म का यार मजाक इस बंदे ने किया है, नाइंसाफी, बिल्कुल नाइंसाफी की है। लेकिन यही ना बात है, इन्हीं में से आगे बच्चे जो हैं वो सज्जे खब्बे पैदा हुए हैं। सज्जे खब्बे अब आजकल बहुत बड़े एजेंसी ओनर्स बने हुए हैं, ठीक है। कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं एक्सट्रीम कॉमर्स में, सारे ही कोई बुरे नहीं हैं। लेकिन ये जो इन्होंने जो किया है ना, ये जो क्रिप्टो एक्स वाली वारदात, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से वारदात की है इन्होंने। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि उमर फारूक जो है वो पैसे दे देगा या नहीं? यार अगर तो उसमें गैरत होगी थोड़ी सी भी तो दे देगा। देख लो यार उमर फारूक, यार थोड़ी सी गैरत ही कर लो प्लीज़, ठीक है। इस वक्त अजान हो रही है, तो प्लीज़ जो है इस पॉडकास्ट के सदके जो है वो पैसे दे देना बेचारों के, ठीक है। बुलरन में आप अच्छे खासे पैसे बना लेंगे, कई मल्टीपल टाइम आप कर लेंगे 3x 4x। तो इन बच्चों को ना भूलना, और मुझे भी याद रखना, मुझे भी थोड़ा सा दे देना जितनी मैंने मेहनत की। रबील भाई मुझे ये बताएं कि फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि लोग इन स्कैम्स का शिकार होंगे या नहीं? मुझे तो लगता है कि होते आए हैं और होंगे। अच्छा, यानी कि कई गुना इसमें इजाफा होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी एक स्कीम है आजकल चल रही है कि एक इन्फ्लुएंसर होता है, टिकटॉकर, नाचने वाला मरासी, वो उनके साथ कोई ना बंदा अटैच हो जाता है। कोड सेलर हो गया, शॉपिफाई का कोड सेलर है, अब क्रिप्टो वाले आएंगे, देखना ये अब डकी है। तो इस तरह के जो लोग हैं ये अब आपको ना क्रिप्टो की प्रमोशन करते नज़र आएंगे। तो 2022 में बाइनेंस का एक इवेंट भी हुआ था, इसमें भी ये एक तरीके से इसका प्रमोटर था। लेकिन ये लोग जो है ना, इनको बड़ा ज़बरदस्त कमीशन मिलता है, ये लोगों को साइन अप करवाते हैं, साइन अप बोनसेस मिलते हैं इनको, और एक्सचेंज के साथ बहुत मोटा माल बनाते हैं ये जो इन्फ्लुएंसर हैं। लेकिन मेरी तरह और आपकी तरह ना लोग फंस जाते हैं इनके चुंगल में आ गए। उसके अलावा जो है वो सिग्नल ग्रुप बिक रहा होता है बहुत ज़्यादा। सिग्नल ग्रुप जो है वो बहुत कमाई की जाती है सिग्नल ग्रुप के थ्रू। एक 15, 20, $30 3,000 लोग हैं, हाँ 3,000 लोगों को आप 330 से मल्टीप्लाई करें, $30 को कितना बन जाता होगा, आप अंदाज़ा लगाएं। मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। $90,000, 3,000 लोग, 1,000 भी इकट्ठे कर लें तो कितने बन जाएंगे, हाँ $30,000। तो इस तरीके से कितनी कमाई है इस काम में, सिग्नल ग्रुप्स बनाने में। इसलिए आपको लग रहा है ना कि ये एकदम से क्रेज आया हुआ है, पागलपन आया हुआ है सिग्नल ग्रुप्स बनाने का। मैं सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ तकलीफ देती है कि आप अपने से ज़्यादा, अपने एनालिसिस से ज़्यादा दूसरे के एनालिसिस पे यकीन रखते हैं। जो वेल्स होती हैं ना, वेल्स जितने बड़े सिग्नल ग्रुप्स हैं ना, वेल्स जो है ना वो उतनी ज़्यादा ना उसमें एक्टिव होती हैं। जिस साइड पे सिग्नल जा रहा होता है ना उसके ऑपोजिट वो मैनिपुलेशन कर देती है। तो सिग्नल ग्रुप किसी भी तरीके से इफेक्टिव नहीं होता क्रिप्टो में। ये लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। सैडली एक बड़ा एक तकलीफ देना इसमें एक है पार्ट सिग्नल ग्रुप्स का। आपके नेक्स्ट गोल क्या है? आप अमेज़न की एजेंसी बनाना चाह रहे हैं? यार फिलहाल तो मैं अकेले ही करना चाह रहा हूँ। अच्छा, सोलो। इन फ्यूचर अगर प्लान होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। अच्छा, कितने क्लाइंट्स हैं आपके पास प्राइवेट लेवल के? करंटली 2 से 3। 2 से 3 हैं। उनको A to Z सर्विसेज दे रहे हैं मोस्टली। कौन सी मार्केट में काम कर रहे हैं? यूएस की मार्केट में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो यूएस में तो सुना है बहुत टफ हो गया आजकल मार्केट।
बहुत टफ हो गया हुआ है। अगर तो आपका एस्टेब्लिश ब्रांड है और आप उसी को ग्रोथ करें तो इट्स गुड, लेकिन ये है कि अगर कोई नया बंदा एंटर होता है तो बहुत टफ है। यानी कि इतना टफ हो गया है कि इसके बूट कैंप भी नहीं बिक रहे ना आजकल अमेजोन के, यानी कि इतना टफ हो गया, यानी कि सक्सेस रेट है ही नहीं किसी भी सूरत में। 0 सक्सेस रेट है। अच्छा, नहीं ये जो गोरा है यार, गोरा है उसने क्रेडिट ले लेना बैंक से, उसने उस पे चला लेना। अभी हम जैसे हम भूखे नंगे लोग हैं पाकिस्तानी, वो कैसे करें? प्राइवेट तो कुछ नहीं हो सकता ना आपका। अब कितना बजट चाहिए अमेजोन में प्रॉफिटेबल होने के लिए, एक अच्छा पीएल के लिए? कम से कम 100 के। 100 के ना करो यार, 100 के मतलब आपने कुछ बनाना भी तो है ना, सिर्फ लगाना तो नहीं है। बनाना भी है ना आपने उससे कुछ। अच्छा। फिर आपने जो है वो 2 से 3 दफा उसी प्रोसेस में इन्वेंटरी दोबारा ऑर्डर करनी है। ये कौन सा प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आप? मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं, ये टेक्सटाइल, अगर टेक्सटाइल का हो जाए प्रोडक्ट, उसके लिए टेक्सटाइल में तो वैसे ही बहुत कंपटीशन है। टेक्सटाइल में इससे कई गुना ज्यादा करना पड़ेगा आपको, या इतना ही? इससे कई गुना ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपने मार्केट में आगे सर्वाइव करना है। और टेक्सटाइल में तो मेरे ख्याल से तो एंटर होना इज अ बेवकूफ़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये टीमू का बहुत ज़्यादा कह लेंगे पागलपना आजकल हुआ है। टीमू हर जगह हो रहा है, बड़ी मार्केटिंग हो रही है, इसका आपको आइडिया है ये बीट कर सकता है? टेमो इज अ गुड प्लेटफॉर्म। मतलब मैंने खुद वहाँ से कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, मुझे क्वालिटी तो बहुत पसंद आई है उनकी। अच्छा। बाकी ये है कि यस ग्रो हो सकता है, पोटेंशियल है इसके अंदर, और एज कम्पेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस अभी तो इसके रेट्स कंपेटिटिव हैं। अच्छा, कंपेटिटिव रेट्स हैं। मुझे ये लगता है कि ये ना जो बल्क यानी कि 6-7 प्रोडक्ट्स बाय करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए बेनिफिशियल है। जो एक चीज़ मंगवाने वाले उनके लिए तो नहीं है वो। मैं एक आधी चीज़ मुझे पसंद आई है, मैंने ऑर्डर किया, उन्होंने कहा 6-7 पता नहीं 4-5 ना बाय करो। और वो मेरा मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होती है इसकी कोई। अच्छा, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होती है। तो आप ये देख रहे हैं फ्यूचर में अलीबाबा को ये क्रॉस कर जाएगा टीमू या नहीं? मैंने पिछले दिनों न्यूज़ सुनी है कि ये जो इसका ओनर है, मतलब ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन चाइना, तो प्रोबब्ली कर सकता है। लेकिन मतलब एज अलीबाबा इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, लेकिन टेमू इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अलीबाबा तो B2B है ना? एग्जैक्टली। हाँ, ये B2C है। एग्जैक्टली। तो ये यानी कि क्या पता दोनों बेनिफिशियरी हो एक दूसरे के बिजनेस के। बिल्कुल, यही हो सकता है ना, मिलके जो है वो। लेकिन टीमू ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपना मार्केट में नाम बना लिया इस तरीके से। अच्छा, यूएस में भी चल रहा है टीमू? वर्ल्ड वाइड है ये, आपको हर जगह डिलीवरी होती है। मतलब इसका बेस्ट ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है डिलीवरी। हाँ, वो ऑब्वियसली जब 5-7 प्रोडक्ट आपने ऐड कर लिए हैं तो शिपिंग कॉस्ट तो आपको फ्री भी पड़ जाएगी। और आपको भी पता है कि 2-3 गुना कम प्राइस पे चाइना वाले जो हैं वो बैठे होते हैं, तो वो। अच्छा, ये मुझे बताएं कि प्राइवेट लेबल में ये चाइनीज़ जो हैं ये इन्होंने बहुत तबाही मचाई हुई है, तो आप किस तरीके से बच सकते हैं इनसे? नीश जो है कौन सी नीश सेलेक्ट करें? नीश इट डिपेंड ऑन रिसर्च। अच्छा, वहाँ पे कितने, मतलब अब प्राइस, अब देखें ये ऐसा भी होता है कि कई लोग प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और उसमें चाइनीज सेलर्स भी बहुत हैं, लेकिन ये है कि आपको जो आगे से प्राइस मिलती है, जो आपकी सोर्सिंग प्राइस होती है, वो भी आपको बहुत कंपेटिटिव मिलती है, जिससे आप उनसे कम्पीट कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि ये चीनी बैठे हैं, वो उनसे सस्ता तो कोई नहीं सोर्स कर सकता ना? राइट। वो तो अपने वो उनको सारी मार्केट का पता है, समझ है। खुद इंडस्ट्री वाले आ गए इस काम में, जिसकी इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब तो मैंने यही सुना है कि अमेजोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ही है बेनिफिशियल, कि जो मैन्युफैक्चरर है वही इधर सर्वाइव कर सकता है, जो उनसे लेके जो सेल कर रहा है उसके लिए मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। ऐसे ही है, ऐसे ही। अब तो मेरे कुछ फैसलाबाद के दोस्त आ रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरर हैं, वो खुद रो रहे हैं कि भी मैन्युफैक्चरर भी पिट रहे हैं इस वक्त टेक्सटाइल के। कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स थे अमेजोन के ना, इधर लोकल फैसलाबादियों ने किए थे, उनका भी अब वो वाली बात नहीं रही, वो जो भले वक्त थे ना। अब पता नहीं क्या हुआ, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई है, लोगों की बाइंग पावर जो है वो मुतासिर हुई है। नहीं, लेकिन यूएस है, यूएस में आपको पता भी इन्फ्लेशन भी हो, वो लोग बाइंग वगैरह नहीं, इतना इफेक्ट नहीं होता। इधर होता है पाकिस्तान वो जिन्होंने जब ब्रांडेड सूट पहनने हैं उन्होंने फिर लंडे का रुख करना है, यही है ना फ़र्क। मैंने आपकी ना 1-2 दिन पहले ही, बल्कि शायद आज ही मैंने आपकी पोस्ट देखी, आपने बताया कि आपने प्राइवेट लेवल में इन्वेस्ट किया था, आई थिंक 2020 या 21 में। तो अपनी स्टोरी बताएं कि आपने कैसे लॉस किया प्राइवेट लेवल में। देखिए, मैंने प्राइवेट लेवल में लॉस इस तरीके से किया कि मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया 2020 के एंड में, हमारे मेंटोर थे उन्होंने सेलेक्ट किया फैब्रिक रेजिस्टेंस बैंड। 2020 के एंड में 2019 के एंड में हमने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया वो फैब्रिक रेजिस्टेंस बैंड था, और मार्च में जाके वो प्रोडक्ट
टॉप गूगल के जो सर्च वर्ड्स हैं 5वें नंबर पे वो फैब्रिक रेजिस्टेंस बैंड, वो यानी कि इतना ज़्यादा वो वायरल हो गया था वो प्रोडक्ट। तो हमने उसकी जाके उसी टाइम में ना अप्रैल में जाके सोर्सिंग की। इधर हमने सियालकोटियों से रब्ता किया, सियालकोटी पहले लिफ्ट ही नहीं करवा रहे थे, और बाद में जब उस प्रोडक्ट की डिमांड ख़त्म हुई तो तब जाके पूछेंगे हम लगवा देते हैं अब आपका ऑर्डर। लेकिन हमने कर करा के चाइना से ना इन्वेंट्री भेज दी पहली। हमने कहा ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ये चूंकि वो शिपिंग का भी ना बहुत मसला जा रहा था उस वक्त, तो वो हमारे 3 पाउंड के जो थे फैब्रिक रेजिस्टेंस बैंड हमने कोई 15-15, 20-20 पाउंड के बेचे हैं। लेकिन सैडली पहले दिन सेल्स आई हैं, 21 यूनिट बिके हैं। 21 यूनिट बिकने के बाद अकाउंट बंद हो चुका है मेरा, अमेज़न का बंद हो गया था। उसकी क्या रीज़न थी? क्योंकि मैं इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा था, मुझे ये भी नहीं पता था। अब देखे ना कितना बड़ा ब्लंडर मारा कि अब ये कह लें कि अब हमें शायद बताया नहीं गया था, लेकिन मैं कहता हूँ ये अल्लाह की इसमें बहुत बड़ी ना, मैं कहता हूँ शुक्र हुआ कि मेरे 21 सेलिंग करने के बाद यूनिट मेरा अकाउंट बंद हो गया। अगर मैं अब हज़ार यूनिट जो है वो और मंगवा लेता इसी खुशी में, यूफोरिया वाली स्टेट में, तो मैं हमारे तो लग गए थे। ठीक है, अब अबू से पैसे लेने थे घर वालों से कि भी अब मेरा कारोबार चल पड़ा है, मैंने इन्वेस्ट करना है। तो वो अल्लाह का शुक्र है। हुआ क्या आगे उस प्रोडक्ट के साथ, 3 पाउंड का जो प्रोडक्ट था वो 20 से 25 पाउंड का बिका है अपने टॉप पीक पे। वो फिर जब एक चीज़ इतनी ऊंची चले जाए ना, वो आ जाती सबकी नज़रों में कि यार ये इतना इसमें मार्जिन है। वो चीनियों ने जो है वो उसमें आके ना यलगार कर दी, याजूज माजूज की तरह ना वो कूद पड़े इसमें। तो वो हर बंदा वो फैब्रिक रेजिस्टेंस बैंड बेचे। रेजिस्टेंस बैंड तो बहुत वो 2-3 पाउंड का बिक रहा था, वो बड़ी ना वो थोड़ा सा था, वो जेरेटिन इस तरह के ना 3-4 बड़े ज़बरदस्त ब्रांड थे। अब भी शायद सेल कर रहे होंगे। लेकिन वो जो दूसरा जो था ना फैब्रिक, वो थोड़ा ना एक प्रीमियम चीज़ थी, उसमें आप पैसे अच्छे ले सकते थे। तो वो फैब्रिक वाला जो था वो भी एंड में जो है वो 15, 25, 30 पाउंड वाला प्रोडक्ट वो जिस सेल हो रहा था अपने टॉप पे, वो 5 से 7 पाउंड का बिकने लग गया। और हमारी उसमें जो है इन्वेंट्री फंस गई पहले अकाउंट में। फिर दूसरा अकाउंट बनाया, दूसरे अकाउंट में जो है वो हमने ना कर करा के अल्लाह अल्लाह करके इन्वेंट्री बेची, और इन्वेंट्री बिक ही नहीं रही थी। फिर हमने साथ उसके एटसी भी किया, एटसी पे उस वक्त हमने वो प्रोडक्ट बेचा है, और उस वक्त सख्ती नहीं थी एटसी पे, हम निकाल के हमने किसी तरीके से सर्वाइव कर लिया। लेकिन मज़े की बात, मैंने 2.5 लाख ही लगाया था प्राइवेट लेवल पे। अच्छा। हमारे 4 पार्टनर्स थे, ये अक्लमंदी मैंने की थी, 4 पार्टनर से मिलके किया था, और वो 2.5 लाख के अगेंस्ट मुझे 50,000 जो है वो मिला, यानी कि 50 से 60,000 मुझे ये अमाउंट मिली है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, मैं कहता हूँ कि उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये मैंने कहना कि हर शख्स के लिए ना फील्ड नहीं होती, हर फील्ड हर शख्स के लिए नहीं होती। और वीए वाला काम कंपैरेटिवली ना इस चीज़ से आसान है कि आपकी एक सैलरी है, डिफाइंड है, आप वो काम करते रहेंगे, आपको मिलती जाएगी, आपको फंड्स की फिक्र नहीं है। जब आपने प्राइवेट लेवल करना है ना, अगर आपको फंड्स की फिक्र होना तो फिर आप नहीं कर सकते प्राइवेट लेवल। आपके हाथ जो है ना बंदे हैं, आप मुख्तलिफ टेस्टिंग कर सकते हैं, आपके पास एक स्ट्रेटजी आती है, बिजनेस प्लान आता है कि यार मैं इस बारी जब मैं लॉन्च करने लगा हूँ, मैं अब नए तरीके से करूँ लॉन्च। लेकिन वो जब आपका बजट ही इतना टाइट होता है ना, तो वो आप कर नहीं सकते। हाँ, और उसके बाद मैं बहुत बददिल हुआ अमेज़ोन से। और होने वाली बात भी थी कि अमेज़ोन बहुत ज़्यादा उसकी मार्केटिंग ना ऐसे हुई कि बस इसमें पैसा है, और बड़े बड़े पीएल्स यार फेल हुए बहुत। अच्छा, मज़े की बात है कि अमेज़ोन जो है ना वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती। अमेज़ोन बस आप अपना एक ब्रांड का नाम बनाते हैं, आपकी अपनी वेबसाइट जो होती है ना, ये शॉपिफाई अब आजकल हर कोई, आपकी अपना एक वेब फ्रंट होना चाहिए, उधर से आपने सेल्स जनरेट करनी चाहिए। तो ये अमेज़ोन कभी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी ई कॉमर्स सेलर की। पहला क्वेश्चन है उमैर मलिक कर रहे हैं, कैन यू टीच द बेसिक ऑफ क्रिप्टो फॉर बिगनर्स। जी भाई, मैं कोई बेसिक नहीं सिखाऊंगा, आप यूट्यूब से ना सीख लें, क्योंकि अब मैं कोई कोर्स नहीं बेचने वाला। ठीक है, हाँ, मंजन सेलर नहीं हूँ। आप खुद यूट्यूब पे फ्री चीज़ें पढ़ी हैं, यूट्यूब पे सारे इंडिकेटर्स का भी बताया हुआ है, मैकडी इंडिकेटर्स, RSI, और भी सारे जो हैं फिबोनाची, ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं टेक्निकल,
वो जो हैं वो आप सीख सकते हैं, लेकिन ये सीखने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि वेल्स कंट्रोल करती है मार्केट को। वो जब गिराना चाहें, ये सिग्नल, ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इसकी कोई अहमियत नहीं। मैं इस चीज़ को समझ बैठा हूँ। अच्छा, दूसरे भाई है जुनेद, वो कह रहा है मुझे KFC कब खिला रहे हैं। भाई बाइकआउट है KFC का कि इमरान खान की हुकूमत किसने गिराई? भाई इमरान खान की हुकूमत ये अल्लाह ताला की तरफ से गिरी है, ठीक है। वो सारा इक़्तिदार इस दुनिया, इस जहां में सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की ही हैं, ठीक है। अल्लाह ताला लोग यूज़ करता है अपने काम कराने के लिए। तो ये खुदा पे अगर आपको कोई शिकवा है ना, तो आप अल्लाह ताला से सवाल करें इस मामले में। हाउ टू फॉर्म अ वर्ल्ड क्लास डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाइल बीइंग इन पाकिस्तान। भाईजान एजेंसी की बहुत ज़्यादा, वो एक हामिद है, हामिद महमूद है गालिबन, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा ना उसने एजेंसी बनाने से वो लोगों को सेशन देता है कि किस तरीके से आपने कोई $1 मिलियन एजेंसी आपने बनानी है। तो वो आप उसका ना, उसके सेमिनार्स होते हैं। मैं बेसिक कोर्सेज़ के अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं कभी भी जो हाईटेक कोर्सेज़ है ना, हाईटेक कोर्सेज़ आप किया करें, जो ज़्यादा, जो आप यूट्यूब से जो चीज़ें सीख सकते हैं ना, वो आप सीखें, ठीक है। वो इजीली अवेलेबल हैं, जो बेसिक नॉलेज है। जैसे कि आपने अगर अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल है, वो आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपने अमेज़ॉन की PPC सीखनी है ना, एडवांस चीज़ें हैं, वो सीखा करें, उसके लिए आप पे किया करें, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो ये है हामिद महमूद हैं, उन्होंने मुझे बुक भी दी है, एक फ्री दी है, वो मैं पढ़ के देखूंगा कि उसमें आप किस तरीके से, वो आप कोई 5 फिगर एजेंसी है इस तरह की ना, वो बुक है। तो वो उसने काफ़ी ज़्यादा उस पर ना एफर्ट की हुई है। तो आप एजेंसी उस तरीके से ना देख सकते हैं। कोई भी एजेंसी हो सकती है, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज भी हो सकती हैं, अमेज़ॉन की सर्विसेज भी हो सकती हैं, तो उससे आप सीख सकते हैं। लेकिन पहले आप में स्केलेबिलिटी का ना होना चाहिए। पहले आपके पास पूरे तमाम लोग होने चाहिए जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये स्किल, जो पीपल स्किल है ना, इसमें जब तक आपके पास महारत नहीं आएगी, तब तक आप ना एक्सेल नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो बिज़नेस होता है ना, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल, ठीक है। आपका मेजॉरिटी जो काम होता है वो लोगों को मैनेज करना ही होता है। आप शायद टेक्निकल्स में ना जाते हो। यही है, मेरा एक दोस्त था, उसकी अपनी ई-कॉमर्स की एजेंसी है, कहता है मेरा तो मैनेजेरियल काम ही रह गया, बाकी सारे बच्चे PL कर रहे होते हैं क्लाइंट्स के। हाउ टू मेक 100x इन क्रिप्टो। भाईजान इन्वेस्ट इन क्रिप्टो X, ही विल मेक 100x। बेस्ट मेंटोर इन 2025 अपकमिंग। वो 300 करोड़ वाले चाचा जो है ना, वो बेस्ट मेंटोर हैं, ठीक है जी। सनी भाई आजकल क्या कर रहे हैं, कहाँ होते हैं? सनी भाई जो हैं वो मलेशिया में एंजॉय कर रहे हैं अपने, अब घर में जो पेंट हाउस कह लें, जो भी है उसमें एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी दुआएं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ठीक है। सेहत के कुछ मसाइल हैं उन्हें, अल्लाह पाक। देखें, मेरे इख्तलाफात हैं, ठीक है, वो रहेंगे, लेकिन मैं किसी के लिए भी ना, मैं पर्सनल नहीं होता, ठीक है। अल्लाह पाक सेहत दे उनको। और लेकिन वो मसला ये है कि सनी अली साहब ने एक बहुत बड़ी ना पीक देख ली है। वो फुल बुल रन जो है ना 2020-21 का, वो उन्होंने देख लिया। अगर देखें, एक इंसान की ना ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर एक शख्स 100 करोड़ भी कमा रहा है ना, तो 100 करोड़ के बाद वो 10 करोड़ पे आएगा ना, तो वो उसने उस 100 करोड़ को याद करना है कि यार मैं उस टाइम पे इतना बड़ा माल कमाया था। तो ये 10 करोड़ जो हैं वो भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अभी भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी होंगी, लेकिन वो उसी पीक टाइम को ना, मुझे लग रहा है, मिस कर रहे हैं। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। जब इधर आते थे पाकिस्तानी कितना प्यार करते थे, कितनी इज्जत करते थे। अब वो आते हैं तो लोग थोड़े ना हैं कि यार ये हुआ क्या हमारे साथ। तो ये है। और ऊपर से जो हाफिज़ अहमद जैसी बलाएं हैं, वो इधर फिर रही हैं आगे पीछे, वो भी पसंद नहीं करेंगी ज़्यादा, क्योंकि हाफिज़ अहमद सनी अली का लगाया वो पौधा है। हाफिज़ अहमद को जानता कौन था? हाफिज़ अहमद की स्टोरी हर सेमिनार पे जाके बताई गई है। और ये आपने जो है सांप पाला था, सनी अली ने एक सांप पाला था जो इन्हीं को डस रहा है। मेरे ख्याल से जो भी इनका आपस में कोई पैसों का मामला हुआ है, ये इनको रिजॉल्व कर लेना चाहिए आपस में। ऐसे पॉडकास्ट कभी वो पॉडकास्ट करते हैं, कभी ये, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाफिज़ साहब के स्कैम्स के बारे में आप बताते नहीं कि क्या सीन है उनका जो इतना सब उसके खिलाफ है। ठीक है जी। ये हाफिज़ अहमद जो है, इसने कोई टेक्सटाइल की ना मामले में जो बूट कैंप था, बूट कैंप कह रहा हूँ, टेक्सटाइल के मामले में ना कुछ ऊंच नीच की थी, कमीशन जो है इसने खाए थे। ये हमें खबरें मिली। अब तो काफ़ी ज़्यादा ही पुरानी हो गई, अब तो मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, लेकिन हाफिज़ अहमद ने
एक तो सनी अली के साथ भी कोई बहुत बड़ा कोई चूना लगाया, ठीक है, एक एलीट इन्वेस्टर के साथ अलहदा कोई चूना लगाया, और एक इसने हाफिज अहमद ने एक कोई ऐसा कोई सीन हुआ था, कहता है कि मेरा कोई भाई है कोई रिश्तेदार, वो पैसे लेके भाग गया, इस तरह का भी उसने कोई स्टोरी एक सुनाई थी, सिंगापुर वाला कोई अकाउंट था, तो इस तरह की ना बहुत हरकतें की हैं। तो बहरहाल मैं अब इसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा, मुझे अब चीज़ें कुछ रिफ़्रेश करनी पड़ेंगी मेमोरी में, लेकिन वो बंदा ठीक नहीं। आप जो है ना उसके देखें, कोई बंदा जो तेज़ बोलने वाला है ना, कोई भी तेज़ बोलने वाला शख्स, अब मैं स्लो बोल रहा हूँ, कोई भी तेज़ बोलने वाला शख्स है ना, वो एक मैजिशियन होता है, वो एक जादूगर होता है, वो लोगों को ना अपने मुताबिक वो ट्यून करने की सलाहियत रखता है। तो ऐसे लोगों से बचा करें जो बातों में बहुत अच्छे हैं ना, ये जादूगर हैं, ये आपको अपने लिहाज से वो कर सकते हैं। यही पॉडकास्ट इसलिए बिका है ना उसका, तो हम तो बस अपनी कैपेसिटी में छोटा मोटा हम कर रहे हैं भाई, असल में तो व्यूज़ उसके आए हैं। इस वक्त जो हाफिज अहमद है वो कह लें कि सनी अली से वो बड़ा ब्रांड बन चुका है, वो बच्चा उसे जानता है, सनी अली को अब जानते ही नहीं, अब वो माजी का किस्सा हो गया। सैडली वो एक इतना नाम था, ठीक है, मैं तो अगर मुझे हाफिज अहमद और सनी अली में से किसी को चूज करना पड़े, मैं तो सनी अली को करूंगा कि ऑब्वियसली हाफिज अहमद जो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे, सारी हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री मुत्तफिक है, इससे ज़्यादा बदनाम कोई शख्स नहीं है। वो इसलिए उसने अपनी नीश ही चेंज कर ली कि मैं पॉडकास्टिंग में जाके ना, मैं जो लोग हैं जो मेरी फील्ड से वाकिफ़ नहीं है, उन जाके ना उधर जाके मैं लोगों को जो है ना वो बताऊं, ठीक है, मैं क्या चीज़ हूँ, और जाके अब टीवियों पे जाके ना वीपीएन के बारे में अपने जो है बयान देते हैं कि वीपीएन भी कमाल है। भी कॉमेडी हो रही है हमारे मुल्क में कि कोई भी बंदा जाके टीवी में एक्सपर्ट बन के जाके शुरू हो जाता है, तो वो उसका बैकग्राउंड नहीं पता लोगों को, किस तरीके से जो लोग हैं वो शिकार हुए हैं इसके स्कैम्स का। और भी सिक्योरिटी रखी हुई है जनाब अली ने, डाले रखे हुए हैं, गार्ड रखे हुए हैं। हाँ जी, मजे की बात है, मैं हाईक्यू टावर गया हूँ, हाईक्यू टावर में जो है वो एक साहब से मिलना था, तो वो लिफ्ट में बाद में पता चला कि वो लिफ्ट ऊपर हाफिज अहमद साहब वाली जगह पे जा रही है, तो वो गई है, तो उधर जो है वो कोई वो शफकत चीमा वो जो था पॉडकास्ट उसका होना था, तो वो था, वो हाफिज अहमद का पूरा वो स्टाफ निकला है, तो 2 उसमें गार्ड हैं, भी वो सिक्योरिटी लेके फिर रहे हैं, एक पूरा एक टशन बनाया हुआ है। इतना तो सनी अली नहीं करता यार, वो उसने अपना एक निज़ाम बनाया। मुझे बड़ा अजीब वियर्ड लगता है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि वो अब एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, लेकिन रीज़न कुछ और ही है इतने ज़्यादा गार्ड रखने की कि कोई बंदा जो है वो कोई कुछ करना दे इसके साथ, सैडली। लेकिन देखें, अल्लाह पाक दे हर एक को अकल फहम फरासत दे, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा इसके साथ। ये इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में पूरी मुत्तहिद है, ठीक है। हम मेंटोर्स के खिलाफ जो है वो जा सकते, कोई कहता है तुम्हारा मेंटोर बुरा है, कोई कहता है तुम्हारा मेंटोर बुरा है, लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो एक चीज़ पे इत्तेफाक है ना, वो ये है कि हाफिज अहमद जो है ना वो बंदा ठीक नहीं। ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ना सब बंदे जो हैं, शायद 99% जो है ना वो लोग इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि ये बंदा ठीक नहीं। अच्छा, बेस्ट कोर्स ऑफ एनी स्किल यू हैव टेकन सो फार। जी, बेस्ट कोर्स जो है वो कह लें कि मैंने अब मैं क्या बताऊं, अब ये बड़ा क्रिटिकल एक क्वेश्चन है कि बेस्ट कोर्स आपने कौन सा लिया। मैंने देखें, आपकी लाइफ में ना आप किसी एक कोर्स से वेल्थ नहीं बना सकते, आपको सेट ऑफ कोर्सेज जो है ना वो आपने सीखने हैं। कोई 8 से 10 कोर्सेज आप करेंगे तब जाके ना आपके पास कोई स्किल आएगी। अगर आप एक चीज़ में अच्छे हैं, यही बच्चे हैं ना वीए मैट्रिक करके जो है वो वीए बने होते हैं। भाई मैट्रिक करने के बाद आपने इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश के बाद आपने बिजनेस सीखना है, बिजनेस कम्युनिकेशन सीखनी है। वीए का कोर्स, मोटरसाइकिल बेच के वीए का कोर्स करके बाद में कहते हैं कि हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा। आपने जो पता है क्लाइंट को किस तरीके से ग्रैब करना होता है। सबसे मुश्किल काम है क्लाइंट को ग्रैब करना, सबसे मुश्किल। हर बंदा इधर जो है वो क्लाइंट के पीछे पड़ा हुआ है। मैं मजाक में कहूँ कि मुझे वीए चाहिए, मुझे 1000 जो है वो लोग डीएम में आ जाएंगे। ऐसी है। तो आप में क्या ऐसी स्किल सेट है कि आप मुनफरिद स्टैंड करें और गोरे को आपने कन्विंस करना है, उसके लिए आपको एक्सेप्शनल कम्युनिकेशनल स्किल्स चाहिए। कम्युनिकेशनल स्किल्स सीखें। सबसे जो अच्छा कोर्स है वो ये है कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स सीखें, स्पोकन इंग्लिश की कम्युनिकेशनल स्किल्स सीखें,
ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। अपनी इंग्लिश ग्रामर ठीक करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, चैट जीपीटी वाला दौर ये जो है ना, इसमें ना जाएं कि चैट जीपीटी ये सब कुछ कर देगा। ये आप खुद सीखें इंग्लिश, ये मैं सबको रिकमेंड करूंगा। अपनी इंग्लिश अच्छी करें, अपनी कम्युनिकेशनल स्किल करें। आपका 80% आप जो क्लाइंट है ना, वो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल की बुनियाद पे आप जो है ना वो एक्वायर कर सकते हैं। 20% है टेक्निकल। और अगर आपने क्लाइंट एक्वायर कर भी लिया अपनी कम्युनिकेशनल स्किल के साथ, आप अपने साथ कोई टेक्निकल रिसोर्स रख लें साथ। एग्जैक्टली। हाँ, आप अगर आपकी जो आपकी वीकनेस है वो आपकी टीम मेंबर जो है ना वो आपकी वीकनेस को फुलफिल करे। तो इस तरीके से यही मेरे ख्याल से जो है ना कम्युनिकेशनल स्किल वो जो है वो सबसे बेस्ट जो है ना कोर्स है। ठीक है जी। हैव जीरो फाइनेंशियल नॉलेज एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू विद द डिस्पोजेबल इनकम आई हैव एंड अर्निंग। आई वांट टू इन्वेस्ट वेयर आई कैन अर्न पैसिवली बट आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी प्राइसेस आर आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड एंड इफ you buy let's say 5 crore property you can't get any value that can justify such a big investment। जी यही मसला है। प्रॉपर्टी जो है ये डाउन जा रहा है पाकिस्तान में, और मैं भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही बात करता हूँ कि प्रॉपर्टी में अब वो वाली बात नहीं रही, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड, ओवर इन्फ्लेटेड मार्केट है। लेकिन मसला ये है कि अब आपने पैसिव इनकम भी कमानी है, आप कह रहे हैं कि मैं रख के भूल जाऊँ, तो ऐसे तो नहीं। आपने जिस चीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो चीज़ आपने सीखनी है पहले, ये लाजमी कर लें। रबील भाई ने ये अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे थे, इन्होंने क्रिप्टो बगैर सीखे जो है वो क्रिप्टो एक्स को ना इन्होंने इन्वेस्टमेंट दे दी, और अब देख लें अब वो इन्वेस्टमेंट से महरूम है। तो आपने पहली कोशिश करनी है कि इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में ही रहे, इन्वेस्टमेंट किसी को देनी ना पड़े, इस तरीके से आप निज़ाम बनाएं। लेकिन फिर भी बीइंग ह्यूमन हमें किसी ना किसी पे ट्रस्ट करना पड़ता है। ये नहीं है कि ट्रस्ट किए बगैर, किसी ना किसी पे तो ट्रस्ट करना पड़ता है। तो ये सारा सीन है, तो आपको किसी ना किसी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जिस चीज़ का आपने सीखना, फॉरेक्स एक अच्छी मार्केट है, फॉरेक्स के आप इंडिकेटर सीखें। क्रिप्टो तो बहुत वॉलेटाइल है ना, फॉरेक्स में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन वो हर एक के लिए नहीं है। हर एक के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फ़र्क हैं, हर एक के लिए सेट ऑफ स्किल्स फ़र्क है। ये चीज़ मुझे अब पता लगी है। हर शख्स अमेज़ोन के लिए नहीं बना, हर शख्स क्रिप्टो के लिए नहीं बना, हर शख्स जो है वो किसी और फील्ड के लिए नहीं बना। अल्लाह ने इंसान में मुख्तलिफ़ किस्म की सेट ऑफ स्किल्स रखे हैं हर इंसान में, और हर एक की डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स हैं। कुछ बातचीत में अच्छे हैं, या बातचीत वाला बंदा अगर टेक्निकल काम में चले गया वो फिर जलील ही होता है। ठीक है, मैं अब आईटी में गया था 1 साल, जो मेरे साथ हुआ है तो मुझे लग पता गया कि आईटी वाली इंडस्ट्री में ट्रीट में जो उधर हालात हैं, और कुछ हालात भी ऐसे ही थे, वो सियासत चल रही थी और वो जुगतबाजियाँ भी। मैं जिस माहौल में था वहाँ भी जुगते लग रही, एक दूसरे को जुगते लगा रहे होते थे कि भाई तू ये है, वो बॉस इंजॉय कर रहा है, तालियां बजा रहा है, और जो सबसे निचला है, जो इंटर्नी है या जो नया है, वो सब उसी का शिकार हो रहे होते थे। तो ये सारा मामला है बेस्ट स्किल फॉर अर्निंग इन 2025। देखें, बेस्ट स्किल जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा एआई से रिलेटेड टूल्स जो हैं वो मार्केट में इन है, आप उनको सीखना शुरू करें, टूल्स यूज़ करें। अगर आप डेवलपर नहीं हैं, अगर आप डेवलपर हैं तो मेरी तो कोशिश होगी कि आप एआई डेवलप करने वालों में से बने। एआई बहुत अच्छी, एक बहुत फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, और मेरा पहला पॉडकास्ट मेरा अहमद जवाद भाई के साथ था, जावेद भाई के साथ, तो उसमें जो है वो अहमद भाई ने यही कहा है कि 2-3 साल में दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आप 100 सालों की जो तब्दीली है ना, ये 2-3 सालों में आप देखेंगे, इतनी तेज़ी से ये दुनिया बदलेगी 2-3 सालों में। तो आपने अपने आप को एआई से इक्विप करना है, एआई के नॉलेज से इक्विप करना है, और अब तो इजी बहुत हो गए ये सीखना। तो एआई के टूल्स सीखें, अच्छे इफेक्टिव टूल्स सीखें। बहुत सारे लोग इससे बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू जो है वो बना रहे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें, प्रॉम्प्ट कैसे देना है, ये एक मेरे ख्याल से एक वक्त की ज़रूरत है, और मैं खुद काफ़ी ज़्यादा प्रोफेस करता हूँ कि ये एक अच्छी स्किल है। लेकिन फिर वही बात, एआई, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो एआई आपको सप्लीमेंट कर सकती है आपकी फील्ड में। ये नहीं कि एआई अब आप एक सेपरेट फील्ड सीखें। exactly. हाँ, आपका जो भी काम है उसमें एआई के टूल्स जो है ना आपकी मदद दे सकते हैं। ये एक सवाल है कि आई एम अर्निंग वेल फ्रॉम फॉरेक्स बट आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, वेयर टू इन्वेस्ट। देखिए, अब आप अगर फॉरेक्स में अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो उसी का पोर्टफोलियो आप एक्सपेंड करें। जो चीज़
आती है आपको, उसी का पोर्टफोलियो आप साइज इंक्रीज करके उसमें जो है आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ना कि आपने लाजमी है, हर बंदे के लिए हर चीज़ नहीं बनी होती, ये सबसे मसला होता है। लोगों को कहा जाता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। ये कई सिनेरियोज में ठीक है, कई सिनेरियोज में ठीक नहीं है। जिस चीज़ में आप अगर अर्निंग कर रहे हैं और जिस चीज़ में आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो आपने सारे अपने वसाइल उसी में झोंक देने, ठीक है। उसी में से आगे आपके लिए रास्ते निकलेंगे। हाँ, ये नहीं है कि आप अब क्रिप्टो का दौर आना है तो हर बंदे ने ना क्रिप्टो शुरू कर देनी अपनी फील्ड छोड़ के, मौसमी जो है ना, इस तरीके से नहीं करना। तो यही मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा। जी, ये आज का हमारा पॉडकास्ट था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और कोई भी आपके क्वेश्चंस हों, कोई भी आपका कोई सवाल हो, तो फील फ्री टू आस्क मी। मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में ना कोशिश करूँगा कि लोगों को जो है वो मज़ीद इम्पोर्टेंट और बेहतरीन जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। जज़ाकल्लाह।